न्यूक्लियोटाइड में कौन होगा, नाइट्रोजनस बेस भी होगा, पेंटोज शुगर भी होगा और फॉस्फेट ग्रुप भी होगा। अब हम देखते हैं व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कंसिस्टिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेस, जैसा कि हमने बोला, एंड पेंटोज शुगर। और ये जो दोनों कंपोनेंट होते हैं अलग अलग, ये एक साथ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अब देखिए नाम आया ना एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू ये अटैच्ड होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्यों एन ग्लाइकोसिडिक बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस का फर्स्ट पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है ये पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। मतलब यहाँ पे जो वाटर रिमूवल होगा, ठीक है, यहाँ पे जो वाटर रिमूवल होगा उसमें OH ग्रुप तो शुगर का होगा फर्स्ट पोजीशन पे जो OH था, और हाइड्रोजन कहाँ का जाएगा, नाइट्रोजन से जो अटैच्ड है फर्स्ट नंबर का। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हम लोग बोलते हैं जब शुगर का OH किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करता है, बॉन्ड बनाता है, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। और वहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कहाँ से जा रहा है, नाइट्रोजन से अटैच्ड है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। अब देख लेते हैं न्यूक्लियोसाइड फॉर RNA एंड न्यूक्लियोसाइड फॉर DNA क्या क्या, मतलब आपको अब यहाँ से क्लियर हो गया है कि न्यूक्लियोसाइड में दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, एक तो नाइट्रोजनस बेस, दूसरा हमारा पेंटोज शुगर। ठीक है, तो अभी जैसे हमने यहाँ पे पेंटोज शुगर कौन ली है, डीऑक्सीराइबोज ली है, और नाइट्रोजनस बेस कौन सा है, साइटोसिन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे मेन ग्रुप, सेकंड पोजीशन पे क्या है, ऑक्सी ग्रुप है, मतलब साइटोसिन है और पेंटोज शुगर है। इसको हम लोग जो न्यूक्लियोसाइड का नाम देंगे बनने के बाद वो देंगे डीऑक्सी क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे शुगर कैसी है, डीऑक्सीराइबोज थी, और साइटोसिन होने की वजह से इसको हम लोग नाम दे देंगे साइटिडीन। ठीक है, अच्छा साइटिडीन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो हम लोग यहाँ पे सफिक्स यूज करते हैं ना न्यूक्लियोसाइड में, तो न्यूक्लियोसाइड में जो पायरिमिडीन बेस के लिए, अगर हमारे पास यहाँ पे जो बेस है वो पायरिमिडीन है, तो उसके लिए जो हम लोग सफिक्स यूज करेंगे वो यूज करेंगे इडीन, IDIN, इडीन। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे साइटिडीन, यूरिडीन, थाइमिडीन, तो ये आपको याद रखना है कि जब हम लोग न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, इडीन लगाएंगे, ठीक है, लास्ट में। और अगर शुगर हमारे पास डीऑक्सीराइबोज है तो यहाँ पे डीऑक्सी लगा देंगे आपको। ठीक है, अगर हमारे पास राइबोज शुगर होगी तो डीऑक्सी लगाने की ज़रूरत नहीं है, तब हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देते, साइटिडीन लिख देते सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोसाइड फॉर RNA एंड न्यूक्लियोसाइड फॉर DNA। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोसाइड फॉर RNA से। अब यहाँ पे देखिए बेस क्या है, नाइट्रोजनस बेस क्या है, साइटोसिन है। शुगर कौन सी है, शुगर आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे वैसे देख के पहचान सकते हैं, ये राइबोज शुगर है, मतलब आपको डीऑक्सी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसका ना, और यहाँ पे लिंकेज कौन सी होगी, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो कभी भी आप याद रखिएगा कि जब हमारे पास नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ अटैच होगा तो वो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। और देखिए हमने एक चीज़ और डिस्कस करी थी पहले कि फर्स्ट नंबर का नाइट्रोजन, ठीक है, पायरिमिडीन में फर्स्ट नंबर का नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पायरिमिडीन जो है वो फर्स्ट नंबर के नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में। इसका नाम देख लेते हैं, इसका नाम डीऑक्सी तो लगाएंगे नहीं क्योंकि शुगर हमारे पास क्या है, राइबोज शुगर है, तो इसका नाम जो होगा वो साइटिडीन। देखिए लास्ट में इडीन आ रहा है ना, इडीन। इसी तरीके से यूरेसिल होगा तो क्या हो जाएगा, अब आप बता सकते हैं यूरिडीन। ये देखिए यूरिडीन, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है, यूरेसिल है। यहाँ पे हम थाइमिन क्यों नहीं लेते, क्योंकि RNA में जो होता है वो न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में थाइमिन पार्टिसिपेट नहीं करता। यहाँ पे दो ही पायरिमिडीन पार्टिसिपेट करते हैं, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, और उनका नाम जो होता है साइटिडीन और यूरिडीन हो जाता है। इसी तरीके से प्यूरिन के लिए न्यूक्लियोसाइड देखिए, ये प्यूरिन जो एडनिन ग्वानिन होगा हमारे पास ना, ये दोनों में पार्टिसिपेट करता है, मतलब DNA में भी RNA में भी, इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। ठीक, तो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस क्या है, एडनिन है। पेंटोज शुगर कैसी है, राइबोज है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने किसके लिए पढ़ रहे हैं, RNA के लिए न्यूक्लियोसाइड पढ़ रहे हैं, तो मतलब आपको राइबोज शुगर ही होगा। ठीक है, इसका नाम क्या देंगे, एडिनोसिन। मतलब अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, ओसिन लगा रहे हैं, जैसे वहाँ पे इडीन लगाते थे ना पायरिमिडीन के केस में, प्यूरिन के केस में जो लगाएंगे वो लगाएंगे ओसिन। फिर इसी तरीके से ग्वानिन देखिए, ग्वानिन में भी क्या बोल देंगे इसको, ग्वानोसिन। और दूसरी चीज़ जो याद रखने वाली है वो क्या है, नाइट्रोजन नंबर। ये देखिए एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में कौन सा नाइट्रोजन नंबर पार्टिसिपेट कर रहा है, 9th। ठीक है, यहाँ पे भी ग्वानिन में भी देखिए
9th नंबर का नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्यूरिन में हम लोगों ने देखा था, प्यूरिन जो भी होंगे, एडनिन होगा या ग्वानिन होगा, वहाँ पे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में 9th नंबर का नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी तरीके से न्यूक्लियोसाइड फॉर डीएनए के लिए अब सारा चीज़ सेम रहेगा, बस एक तो चेंज होगा आपका थायमीन इन केस ऑफ डीएनए और डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, डीऑक्सीराइबोज सेकंड पोजीशन पे हर जगह। देखिए यहाँ पे शुगर, यहाँ पे भी शुगर कैसी है, डीऑक्सीराइबोज है, यहाँ पे भी शुगर कैसी है, डीऑक्सीराइबोज है। अब बेस देख लीजिए, ठीक है, बेस देखिए यहाँ पे कौन सा बेस है, साइटोसिन है, यहाँ पे कौन सा है, थायमीन है, यहाँ पे कौन सा है, एडनिन है, यहाँ पे कौन सा है, ग्वानिन है। अब इसका नोमेनक्लेचर हम लोग करते हैं। चलिए पहले तो जहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है डीएनए ना, मतलब आपको डीऑक्सी लगाना ज़रूरी हो गया, तो डीऑक्सी आप लगा दिए। अब ये क्या है, साइटोसिन था ना, तो साइटिडीन, बस कोई डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना है कि यहाँ पे तो ये दोनों सेम है ना, नाइट्रोजन बेस्ड सेम है, और बस यहाँ पे चेंज क्या है, थोड़ा शुगर में चेंज है, तो आपको डीऑक्सी लगा देना है, साइटिडीन है ही, बस डीऑक्सी साइटिडीन बन गया आपका। इसी तरीके से दूसरा बेस पेयर देखते हैं हम लोग यहाँ पे थाइमिडीन, मतलब यहाँ पे आपका नाइट्रोजन बेस क्या है, थाइमीन है, तो आपका क्या हो जाएगा, डीऑक्सी थाइमिडीन। ये आपको आरएनए में नहीं मिलेगा, ये आपको थाइमीन जो है डीएनए में ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर आपको थाइमिडीन भी आ जाए ना तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे अगर डीऑक्सी नहीं भी लगा रहा था थाइमीन के केस में, तो आपको समझ जाना है कि ये किसका न्यूक्लियोसाइड है, डीएनए का न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या, एडनिन है ना, तो डीऑक्सी एडिनोसिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है उसके बाद हमारे पास ग्वानिन है, तो इसका क्या हो जाएगा, डीऑक्सी ग्वानोसिन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि बस शुगर हमने चेंज किया, बस यहाँ पे क्या चेंज कर रहे हैं, डीऑक्सी लगा दे रहे हैं। और यहाँ पे साइटिडीन ईडीन है ही, यहाँ पे भी क्या है, पैरिमिडीन के केस में ईडीन लगा ही रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग क्या लगा है, ओसिन लगा ही रहे हैं प्यूरिन के केस में। और नाइट्रोजन नंबर देख लेते हैं, नाइट्रोजन नंबर हमारे पास यहाँ भी N1 ही है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, N1 नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन नंबर 9 है, दिख रहा है, ठीक है। ग्वानिन के केस में भी 9 है। तो आपको यहाँ तक अभी ये क्लियर हुआ है कि न्यूक्लियोसाइड फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। न्यूक्लियोसाइड फॉर आरएनए के लिए हम लोग देखते हैं कौन सी शुगर यूज होगी, राइबोस, और डीएनए के लिए डीऑक्सीराइबोस। कौन सा नाइट्रोजन नंबर पायरिमिडीन के केस में पार्टिसिपेट करता है, तो नाइट्रोजन नंबर फर्स्ट, और प्यूरिन के केस में कौन करेगा, नाइट्रोजन नंबर 9। ये आपको याद रखना है सारी चीज़ें, ठीक है। 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं प्यूरिन में और 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं पायरिमिडीन में। चलिए आगे देख लेते हैं अब न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो न्यूक्लियोटाइड भी क्या है, ये तीनों कंपोनेंट्स मिलकर बना है। कौन कौन से, आपका नाइट्रोजनस बेस भी होगा, आपका डीएनए पेंटोज शुगर भी होगा, और आपका फॉस्फेट ग्रुप भी होगा। ये देखिए तीनों, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर तो न्यूक्लियोसाइड में भी था ना, बस क्या ऐड हो रहा है, फॉस्फेट ऐड हो रहा है। तो इसकी वजह से हम इसको बोल सकते हैं इट इज़ फॉस्फेट एस्टर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो शुगर और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बनेगी ना, वो एस्टर बॉन्ड होगी। देखिए हम स्ट्रक्चर के थ्रू इसको समझते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर तो पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं ना। ये क्या है आपका, ये आपका साइटोसिन है, ये आपका राइबोज शुगर है, मतलब ये क्या हो जाएगा, इस सिर्फ इतने दोनों स्ट्रक्चर का नाम साइटिडीन। ये देखिए हम लोग लिखे हैं साइटिडीन। ऐड क्या हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ ये फॉस्फेट ग्रुप। किस कार्बन सेट हो रहा है, कार्बन नंबर 5 ऑफ पेंटोज शुगर। तो यहाँ पे किस लिंकेज के थ्रू ऐड हो रहा है, एस्टर लिंकेज के थ्रू ऐड हो रहा है। तो हम लोग इसको बोल देंगे फॉस्फेट एस्टर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। अच्छा, इसका नाम क्या देंगे हम लोग, जो स्ट्रक्चर हमारे सामने है अभी, इसका नाम देना होगा तो क्या देंगे। तो ये हमें पता है कि ये स्ट्रक्चर हमारा था साइटिडीन, बस इसमें ऐड हुआ है एक फॉस्फेट ग्रुप, मतलब मोनोफॉस्फेट ग्रुप ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इसको साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। अगर यहाँ पे और एक फॉस्फेट लग जाता तो साइटिडीन डाईफॉस्फेट, और एक फॉस्फेट और लग जाता तो ट्राईफॉस्फेट। जैसे एटीपी पढ़ते हो ना, एटीपी में क्या होता है कि वहाँ पे 3 फॉस्फेट होते, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। अभी हम लोग आगे भी देखेंगे। तो एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट का मतलब 2 फॉस्फेट और लगेंगे, बट यहाँ पे जो 2 और फॉस्फेट लगेंगे, इनके बीच में यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगी वो बनेगी हमारे पास एनहाइड्राइड बॉन्ड। क्या बनेगा, एनहाइड्राइड बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड नहीं बने। एस्टर बॉन्ड सिर्फ
फर्स्ट फॉस्फेट और कार्बन नंबर 5 के बीच में जो बनेगा वहाँ पे ही बोलेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, इट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए जब बनाएंगे तो चेन जो हम लोग देखते हैं ऐसे बनी होती है, तो वहाँ पे जो चेन बनती है ना वो न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर करके बनती है। ऐसे मान लीजिए न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है और ये चेन बन जाती है। तो ये देखिए, एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड, बस यहाँ पे क्या हुआ, ये बॉन्ड बन गई और हमने बोल दिया इसको न्यूक्लियोटाइड चेन। मतलब चेन हो जाएगा तो क्या बोलेंगे फिर उसको, न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। तो यहाँ पे जो चेन बनती है वो फास्फोएस्टर बॉन्ड के थ्रू स्टेबलाइज होती है। जब चेन बन जाती है तब हम बोल देते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड पार्टिस। क्यों? क्योंकि एक एस्टर तो ये होता ही होता है। सेकंड जो फॉस्फेट बाइंड करता है वो थर्ड नंबर के OH से बाइंड करता है। तो ये चेन बनाने में पार्टिस, तो एक एस्टर बॉन्ड यहाँ और एक एस्टर बॉन्ड ये, तो चेन बनाने में मतलब न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाने में कौन सा बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब एक न्यूक्लियोटाइड बनाने में कौन सा बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी। बहुत लोग बोल देते हैं कि न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनती है, नहीं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनती है। अब क्लियर हुआ? जब चेन बनाएंगे तब जो एस्टर सिंगल एस्टर बॉन्ड है उनको हम लोग बोल देते हैं डाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, कुछ न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कोएंजाइम की तरह वर्क करते हैं, तो हम लोग एंजाइम वाले चैप्टर में देखते हैं कोएंजाइम क्या होता है। बस आपको यहाँ पे ये जानने की जरूरत है कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं। तो NAD हो गया, NADP हो गया, FAD हो गया, FMN हो गया, तो ये सारा का सारा आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, न्यूक्लियोटाइड फॉर RNA एंड देन न्यूक्लियोटाइड फॉर DNA। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड फॉर RNA के बारे में। तो आपको क्या याद रखना, न्यूक्लियोटाइड फॉर RNA मतलब कौन कौन से होंगे। तो आप पहले ये दिमाग में रखिएगा कि कितने हमारे पास नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं, नाइट्रोजन बेस हैं। तो आपके पास प्यूरीन पायरीमिडीन है। RNA में कौन कौन सा पार्टिसिपेट करता है पायरीमिडीन, साइटोसिन, यूरेसिल। और प्यूरीन दो ही होते हैं, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब आपके पास 4 न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, जैसे 4 न्यूक्लियोसाइड बनते थे। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस आपका ये फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो आप देखिए, ये है आपका ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, और ये क्या है, यूरेसिल है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, ये कौन सी बॉन्ड हो गई, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गई, और ये कौन सी बॉन्ड हो गई, फॉस्फोएस्टर लिंकेज हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये क्या था, ये न्यूक्लियोसाइड है, ये फॉस्फेट है, तो यहाँ पे हमारा बन गया न्यूक्लियोटाइड। और इसका नाम क्या देंगे, साइटोसिन है जब, तो इसको हम लोग बोलेंगे साइटिडीन। एक फॉस्फेट जुड़ा है तो मोनोफॉस्फेट बोल सकते हैं। दूसरा इसका जो नाम होगा, इसको बोलते हैं साइटिडिलिक एसिड। ये एक बार एग्ज़ाम में आया भी है आपको, और यहाँ से बोल दिया है कि व्हाट हैपन व्हेन वी रिमूव फॉस्फेट फ्रॉम साइटिडिलिक एसिड। तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि साइटिडिलिक एसिड तो हम लोग पढ़े ही नहीं हैं, तो होता क्या है। तो आपको यहाँ याद रखना है, इसका दूसरा नाम क्या है, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट का साइटिडिलिक एसिड। तो अगर साइटिडिलिक एसिड से एक फॉस्फेट रिमूव कर दोगे क्या बन जाएगा, साइटिडीन बन जाएगा, मतलब न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा ना न्यूक्लियोटाइड से। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ऐड करेंगे तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। और अगर हम लोग न्यूक्लियोटाइड से एक फॉस्फेट रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। तो आपको याद रखना है कि साइटिडीन मोनोफॉस्फेट को और दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, साइटिडिलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूरेसिल का जो न्यूक्लियोटाइड होगा RNA के लिए, वो होगा यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। बस जो आप पढ़ें यूरिडीन तो पढ़े ही है न्यूक्लियोसाइड में, बस यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे मोनोफॉस्फेट। और इसको क्या बोलोगे, यूरिडाइलिक एसिड। क्या बोलेंगे, यूरिडाइलिक एसिड। तो ये आपको याद रखने हैं नाम थोड़ा। यूरिडाइलिक एसिड किसका जो है, न्यूक्लियोटाइड है कि न्यूक्लियोसाइड है। अब यहाँ पे आपको मोनोफॉस्फेट नहीं दिया ना, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये न्यूक्लियोटाइड है कि न्यूक्लियोसाइड है, लेकिन जब यहाँ पे एसिड लग गया ना, मतलब फॉस्फोरिक एसिड कहीं ना कहीं आया है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको थोड़ा समझ जाना है कि ये न्यूक्लियोटाइड है। अगर हम लोग न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यूरिडीन बन जाएगा। तो अगर हम लोग मैं बोलूँ कि व्हाट हैपन व्हेन वी रिमूव वन फॉस्फेट फ्रॉम यूरिडाइलिक एसिड, तो ऑप्शन में दे दें यूरिडीन बन जाएगा, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा, या साइटिडीन बन जाएगा, ठीक है, या यूरेसिल बन जाएगा। तो आपको याद रखना है क्या बनेगा, यूरिडीन बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। मतलब आपका नाइट्रोजन बेस भी, मतलब यूरिडीन भी नहीं बनेगा, क्या बनेगा, यूरिडीन
यूरेसिल भी नहीं बनेगा, यूरिडीन बनेगा, क्योंकि यूरिडीन इज अ न्यूक्लियोसाइड, असाइटिडिलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड। हम लोग इसमें से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करें, तो ये आपको याद रखना है थोड़ा, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये कन्फ्यूज़न दूर हुआ कि साइटिडिलिक एसिड न्यूक्लियोसाइड है कि न्यूक्लियोटाइड है। तो क्यों? क्योंकि एसिड लग गया ना, तो समझ जाइएगा कि आपका न्यूक्लियोटाइड आ गया। और अगर हम इसमें से मोनोफॉस्फेट ऐड करते हैं तो साइटोसिन नहीं बनता, यहाँ पे साइटिडीन बनता है, ठीक है। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एडेनिन और ग्वानिन के लिए है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडेनिन और ग्वानिन है। तो एडेनिन और ग्वानिन में देखिए ये क्या हो गया, एडेनिन हो गया, और ये हमारे पास पेंटोज शुगर हो गई। यहाँ पे जो बॉन्ड बनी है कौन सी बनी है, एन ग्लाइकोसिडिक, और ये फॉस्फेट ग्रुप है। और यहाँ पे जो बॉन्ड होगी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और बनाएगा क्या, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास नाइट्रोजन बेस है वो क्या है, एडेनिन है, तो इसीलिए एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। और इसका दूसरा नाम क्या होगा, एडिनाइलिक एसिड। क्या होगा, एडिनाइलिक एसिड। क्या होगा, एडिनाइलिक एसिड। अच्छे से याद रखिएगा इसको। अगर एडिनाइलिक एसिड में से फॉस्फेट रिमूव कर दें तो क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा एडिनोसिन। यहाँ पे देखिए ओसिन लगाया ना, मतलब आपका प्यूरिन नाइट्रोजन बेस है। फिर इसी तरीके से ग्वानिन के लिए भी है। तो ये हमारे पास ग्वानिन है, ये पेंटोज शुगर, ये फॉस्फेट ग्रुप है। नाम इसका जो देंगे ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, और दूसरा नाम क्या होगा, ग्वानिडाइलिक एसिड, या इसको हम लोग बोलते हैं ग्वानिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, ग्वानिलिक एसिड। क्लियर है? यहाँ से आगे चलते हैं, न्यूक्लियोटाइड फॉर डीएनए। अब जो लास्ट है हमारा पॉइंट, ये है न्यूक्लियोटाइड फॉर डीएनए। तो यहाँ पे जो शुगर होगी वो कैसी होगी, यहाँ पे जो शुगर होगी देखिए सेकंड पोजीशन पे वो एच है, मतलब डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। बस यहाँ पे आपको क्या लगाना है, डीऑक्सी ऐड कर देना है, और सारा का सारा सेम रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइटोसिन है ना, तो साइटोसिन में लगा देंगे डीऑक्सीसाइटिडीन, और क्या है, न्यूक्लियोटाइड है तो एक फॉस्फेट भी जुड़ा है, मतलब मोनोफॉस्फेट भी, तो डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट। या इसका दूसरा नाम क्या बोलेंगे, डीऑक्सीसाइटिडिलिक एसिड। जैसे साइटिडिलिक एसिड बोलते थे हम लोग किसके लिए, राइबोस न्यूक्लियोटाइड के लिए ना, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे डीऑक्सी, क्योंकि ये डीएनए के लिए न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि हम लोग कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं और कैसे यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब हम लेते हैं दूसरा है हमारे पास थाइमिडीन, क्योंकि ये डीएनए का है। तो जैसे वहाँ पे यूरिडीन था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, थाइमिडीन। शुगर कैसी है, डीऑक्सी है, तो डीऑक्सीथाइमिडीन, और न्यूक्लियोटाइड है तो एक फॉस्फेट जुड़ा है, मतलब मोनोफॉस्फेट। और नाम क्या होगा दूसरा इसका, थाइमिडाइलिक एसिड। क्या होगा, थाइमिडाइलिक एसिड। नेक्स्ट देख लेते हैं, एडनिन है, ये 6 नंबर पे क्या है, एमीन ग्रुप है। तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन, एक फॉस्फेट है क्योंकि न्यूक्लियोटाइड है तो हमारे पास मोनोफॉस्फेट, और इसका नाम क्या बोलेंगे, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। क्या बोलेंगे, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। यहाँ पे देखिए थाइमिन के केस में हमने डीऑक्सी नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि जब थाइमिन आएगा उसका न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो वहाँ पे शुगर हमारी कैसी होगी, डीऑक्सी ही होगी। तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको डीऑक्सी आता है तो भी ठीक, नहीं आता है तो अगर आपको सिर्फ थाइमिडिलिक एसिड है तो भी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये डीएनए का ही न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड है। लास्ट जो है हमारे पास वो क्या है, ग्वानिन। तो ग्वानिन ये देखिए ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ग्वानिन है, और ये हमारे पास पेंटोज शुगर है जो कि डीऑक्सीराइबोज है। यहाँ पे मोनोफॉस्फेट है, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड है। और इसका हम जो नोमेनक्लेचर देंगे वो क्या करेंगे, बोल सकते हैं इसको डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, या दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड। तो अभी तक आपको ये क्लियर हो गया है इस वीडियो लेक्चर में कि कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, अलग अलग इंडिविजुअल। हमने ये भी देखा कि नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, पेंटोज शुगर क्या होती है, नाइट्रोजनस 2 टाइप के हैं तो प्यूरिन क्या होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है प्यूरिन, और उसमें कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं, कौन सा नंबर का नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करता है न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में। इसी तरीके से पायरिमिडीन हमने देखा कि सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है और पार्टिसिपेट करता है न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में। नाइट्रोजन नंबर फर्स्ट जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है पायरिमिडीन के केस में, ठीक है। 3 डेरिवेटिव होते हैं उसके, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। यूरेसिल आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में पार्टिसिपेट करता है, और जो है थाइमिन डीएनए के न्यूक्लियोसाइड में पार्टिसिपेट करता है। फिर हमने अलग अलग देखा कि न्यूक्लियोसाइड में स्ट्रक्चर में कैसे नाम देंगे, इडीन कहाँ पे लगाएंगे, ओसिन कहाँ पे लगाएंगे। तो इडीन लगाते हैं हम लोग किसके बाद में,
जब हमारे पास पायरिमिडीन के डेरिवेटिव होते हैं, और जब हमारे पास प्यूरीन के होते हैं तो हम लोग वहाँ पे ओसिन लगा